नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का दोस्त आनंद यादव। तो आज की जो क्लास है इसमें मैं संधि बताऊंगा कि संधि क्या होती है, संधि के कितने प्रकार होते हैं और उन प्रकारों के कितने प्रकार होते हैं। संधि संबंधी जितने भी क्वेश्चन होते हैं उन सबको मैं बारी बारी से बताऊंगा, लेकिन इस वीडियो में हम केवल स्वर संधि के बारे में सीखेंगे। स्वर संधि यानी अच संधि। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहली चीज़ तो ये कि संधि क्या होती है। ठीक, पहला क्वेश्चन तो ये होगा कि संधि क्या चीज़ होती है। संधि संधि का अर्थ होता है संगम, जोड़, मिलाप, मेल। ये जो है जोड़, संगम, मिलाप, मेल, ये सब जोड़ के पर्यायवाची हैं, संधि के पर्यायवाची हैं या अर्थ बोल सकते हैं इनके। तो देखिए, जब दो वर्णों का मेल होता है, दो वर्णों का जब मेल होता है तो संधि बनती है, और जब दो शब्दों का मेल होता है तो समास बनता है। यहाँ पर समझ लेते हैं कि दो वर्णों का मेल कैसे होता है। यहाँ पर आप देखिए, जैसे यहाँ पर दिया है पुस्तकालय। ठीक, यहाँ पर पुस्तकालय दिया है, तो यहाँ पर अगर इसका संधि विच्छेद करेंगे तो पुस्तक धन आलय। संधि विच्छेद जब इसका करेंगे तो होगा पुस्तक धन आलय। और इसका संधि विच्छेद इस तरह से करना है कि इन दोनों का अर्थ निकले। जैसे पुस्तक का अर्थ पुस्तक निकलेगा यानी किताब, आलय का अर्थ घर निकलेगा। तो इस तरह से संधि विच्छेद करना है कि इन दोनों का अर्थ निकले। और इसमें बोल रहा है दो वर्णों का मेल। दो वर्णों का मेल किन किन दो वर्णों का मेल होता है। तो जो संधि विच्छेद करते हैं इनमें जो प्रथम पद होता है और जो द्वितीय पद होता है। तो प्रथम पद का मतलब पहला जो शब्द है उसके आखिरी वाले वर्ड, और जो दूसरा शब्द है उसके पहले वाले वर्ड से बनाया जाता है उसके मेल से। जैसे यहाँ पर देखिए पुस्तक दिया है तो यहाँ पर का दिया है, तो आप का नहीं समझेंगे। का किससे मिलकर बना होता है, का हलंत प्लस आ से। तो इसके लास्ट में क्या है, पुस्तक के लास्ट में छोटा आ है। तो इस प्रकार से आप इसे समझेंगे। तो यहाँ पर छोटा आ और बड़ा आ का मेल होगा तो बड़ा आ बन रहा है। तो इसी तरह से दो वर्णों का मेल जो होता है तो संधि कहलाता है। और संधि तीन प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। व्यंजन संधि किसे कहते हैं, यहाँ पर हर बार बात हो रही है दो वर्णों का मेल, दो वर्णों का मेल। तो इसमें देखिए, एक इसमें उत धन चारण, तो उच्चारण हो रहा है। दिक धन अंबर, दिगंबर। इसमें जो बात की जा रही थी इसमें स्वर स्वर के मेल से जब होगा, देखिए स्वर संधि में जब आएंगे आप, तो जब दो वर्णों का मेल जिनकी बात की जा रही है उनमें दोनों वर्ण स्वर रहेंगे, दोनों वर्ण उसमें स्वर रहेंगे। जैसे ये देखिए स्वर संधि के सभी उदाहरण हैं। तो यहाँ पर आप पाएंगे कि यहाँ पर देखिए इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो का हलंत प्लस आ है, तो यहाँ पर आ प्लस आ, यहाँ पर भी आ प्लस आ। तो यहाँ पर स्वर स्वर का जब मेल होगा तो स्वर संधि कहेंगे। और अगर उन दोनों वर्णों में से जो यहाँ पर विच्छेदित किए जाते हैं तो इसका आखिरी वर्ण और दूसरे वाले का प्रथम वर्ण, यही दोनों मिलते हैं। तो अगर इन्हीं दोनों वर्णों में दोनों स्वर हैं तो स्वर संधि है। अगर इन्हीं दोनों वर्णों में कोई एक व्यंजन है, जैसे यहाँ पर देखिए चा व्यंजन है कि नहीं, यहाँ पर ता देखेंगे तो ता, तो आप कहेंगे कि ता भी तो व्यंजन है। नहीं, ता को जब हम तोड़ेंगे ता हलंत प्लस आ हो जाएगा, ता हलंत प्लस आ। तो ये इसके लास्ट में स्वर है ता के। लेकिन चा जो है, चा तो व्यंजन है। तो अगर इन दोनों वर्णों में से कोई एक भी व्यंजन रहता है तो व्यंजन संधि रहती है। अगर इन दोनों वर्णों में से कोई एक विसर्ग रहता है, जैसे यहाँ पर देखिए सरा धन जा सरोज, अता धन एव अतेव, तो यहाँ पर अगर एक भी विसर्ग रहता है इन दोनों वर्णों में से तो वो विसर्ग संधि रहती है। तो इस वीडियो में हम केवल स्वर संधि के बारे में समझेंगे। देखिए स्वर संधि को संस्कृत में अच संधि बोलते हैं, व्यंजन संधि को संस्कृत में हल संधि बोलते हैं, विसर्ग संधि को विसर्ग संधि ही बोलते हैं। तो अब शुरू करते हैं। स्वर संधि पांच प्रकार की होती है, दीर्घ संधि, गुण संधि, यड़ संधि, अयाधि संधि और एक वृद्धि संधि होती है। तो हम समझ लेते हैं पहले दीर्घ संधि क्या होता है। पहले हम नियम से समझेंगे कि कैसे कैसे संधि का विच्छेद होता है और संधि कैसे पता की जाती है। फिर उसके बाद से ट्रिकी रूप से मैं आपको बता दूंगा इस वीडियो को देखने के बाद। अगर आप ये बोलेंगे कि मुझे नहीं समझ में आया, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको नहीं समझ में आएगा, मतलब समझ में आ जाएगा बहुत ही ज़्यादा आसानी से। दीर्घ संधि, दीर्घ संधि मतलब जब दीर्घ संधि की बात की जाएगी तो जो मध्य वाला रहेगा जहाँ से दोनों टूटते हैं। चलिए पहले नियम से समझ लेते हैं, फिर उसके बाद ट्रिक से समझेंगे। दीर्घ संधि की पहले जब आप देखेंगे परिभाषा तो इसमें यह बताया जाता है दीर्घ संधि में आ ई उ प्लस आ ई उ, मतलब छोटा आ के बाद अगर छोटा आ आता है तो बड़ा आ बनता है,
इसमें देखिए छोटा आ रहे या बड़ा आ रहे, मतलब आ मिल करके बड़ा आ, ई मिल करके बड़ी ई, ऊ मिल करके बड़ा ऊ बनता है। जब दो वर्डों की जो बात की जा रही है, जो मेल होता है, इसमें अगर आ मिल करके बड़ा आ बनता है, ई मिल करके बड़ी ई बनती है, ऊ मिल करके बड़ा ऊ बनता है। अब उसमें छोटा ऊ रहे या बड़ा ऊ रहे, यही चीज़ होगा कि अगर आ मिल करके, अब आ में आप बड़ा आ छोटा आ दोनों समझ सकते हैं। तो इसमें ई से मिलेगा तो बड़ा आ बनेगा, ई मिलेगा तो बड़ी ई बनेगा, ऊ मिलेगा तो बड़ा ऊ बनेगा। तो जब इस तरह से मिलेगा तो इसे कहेंगे आप दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में जब आ ई ऊ के बाद आ ई ऊ ही आता है तो उसमें दीर्घ वाला हो जाता है, यानी बड़ा आ बड़ी ई बड़ा ऊ हो जाता है। इस पे देखते हैं उदाहरण से कैसे समझेंगे। पुस्तकालय दिया है, तो पुस्तकालय में जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो पुस्तक धन आलय। देखिए संधि विच्छेद का आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ये नहीं कि कोई ट्रिक है कि आप उससे याद कर लेंगे। इस तरह से विच्छेद करिए कि दोनों का अर्थ निकले। जैसे इसका पुस्तकालय का विच्छेद करेंगे, संधि विच्छेद करेंगे तो पुस्तक धन आलय, तो पुस्तक का भी अर्थ निकल रहा है, आलय का भी अर्थ निकल रहा है। तो इसी तरह से विच्छेद करना है कि दोनों का अर्थ निकले, तो विच्छेद करना भी आप सीख जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए जो का है, मैं बोला का, यहाँ पर का हलंत प्लस आ है, तो आ मिल करके बड़ा आ बन गया, तो यहाँ पर पुस्तकालय हो गया। पुस्तक धन आलय पुस्तकालय। छात्र धन आवास, यहाँ पर जो त्रा है, देखिए जब हम त्रा को लिखेंगे तो त्रा, या तो त्रा हलंत करके हम आ लिखें, या तो इसको पूरी तरह से तोड़ेंगे तब पर भी इसके लास्ट में आ आएगा। ठीक, तो आ और आ मिलकर के यहाँ पर देखिए बड़ा आ हो गया है, तो छात्रावास हो गया। फिर इसमें देखिए कवि कविंद्र जो है, कविंद्र में देखिए कवि धन इंद्र, कवि धन इंद्र, यहाँ पर छोटी की मात्रा है और यहाँ पर भी छोटी की मात्रा है, तो छोटी छोटी मिलकर के बड़ी हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए बड़ी की मात्रा हो गई, ई मिलकर के बड़ी की मात्रा अगर बनती है तो आप कहेंगे कि दीर्घ संधि है। और यहाँ पर देखिए गिरीश, गिरि धन ईश, यहाँ पर देखिए लास्ट में रा पर छोटी की मात्रा है, तो यानी छोटी की मात्रा जो है छोटी ई और बड़ी ई मिलेगी तब पर भी बड़ी ई ही बनेगी। तो यहाँ पर देखिए बड़ी की मात्रा हो गई। इसी तरह भानुदय, भानु धन उदय, यहाँ पर छोटा ऊ की मात्रा है और यहाँ पर छोटा ऊ है, तो छोटा ऊ मिल करके मैं बताया कि आ मिल करके बड़ा आ, ई मिल करके बड़ी ई, ऊ मिल करके बड़ा ऊ। तो यहाँ पर देखेंगे ऊ और ऊ मिल करके बड़ा ऊ बनेगा, तो ये भानु धन उदय हो जाएगा, भानुदय। फिर उसी तरह से वधूत्सव, वधु वधु धन उत्सव, यहाँ पर बड़ा ऊ की मात्रा है और यहाँ पर छोटा ऊ, तो अगर ऊ मिलता है तो बड़ा ऊ होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा वधूत्सव। तो दीर्घ संधि जो है इसमें हमेशा छोटा आ के साथ अगर छोटा आ और बड़ा आ इसमें से कोई भी जुड़ता है तो बड़ा आ ही बनता है। छोटी ई, देखिए यहाँ पर समझ लेते हैं, अगर छोटा आ प्लस छोटा आ या बड़ा आ जुड़ेगा तब पर ही बड़ा आ ही बनेगा। उसी तरह से छोटी ई के साथ छोटी ई या बड़ी ई जुड़ेगी तब पर भी बड़ी ई ही बनेगी। छोटा ऊ के साथ छोटा ऊ या बड़ा ऊ बनता जुड़ता है तब पर भी बड़ा ऊ ही बनता है। तो इसे समझ लेंगे कि ये दीर्घ संधि है। जिस भी उदाहरण में जहाँ से विच्छेद किया जाता है, अगर बीच में आपको बड़ा आ की मात्रा दिख जाए, बड़ा आ की मात्रा, जैसे पुस्तकालय, यहाँ पर देखिए बीच में बड़ा आ की मात्रा है, यहाँ पर बड़ा आ की मात्रा है, जहाँ से विच्छेद होता है, और या तो बड़ी ई की मात्रा दिख जाए या तो बड़ा ऊ की मात्रा दिख जाए, तो आप इसे देख करके तुरंत बता देंगे। यहाँ पर देखिए बड़ा की मात्रा है, यहाँ पर भी बड़ा आ की मात्रा है, यहाँ पर बड़ी की मात्रा है, यहाँ पर बड़ी की मात्रा है, यहाँ पर बड़ा ऊ की मात्रा है, यहाँ पर बड़ा ऊ की मात्रा है। तो इससे आप समझेंगे कि ये दीर्घ संधि है। तो दीर्घ संधि आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद चलते हैं गुण संधि पर। गुण संधि हमें ये नियम इसमें इसका होता है कि जब कभी भी आ या आ के बाद, मतलब छोटा आ या बड़ा आ के बाद ई ऊ री इनमें से कोई भी आता है तो क्रमशः अगर आ या आ के बाद ई आता है तो ए बनता है, ऊ आता है तो ओ बनता है, री आता है तो अर बनता है, री आता है तो अल बनता है। यानी जब कभी भी आ या आ के बाद ई ऊ री आए तो ए ओ अर अल, तो क्रमशः ए ओ अर अल बनता है। तो आ के बाद अगर ई आता है तो ए बनेगा, आ के बाद अगर ऊ आता है तो ओ बनेगा, आ के बाद अगर री आता है तो अर बनेगा, आ के बाद री आता है तो अल बनेगा। इसे समझते हैं कैसे होगा।
जैसे यहाँ पर दे दिया सुरेंद्र, ठीक, सुरेंद्र दे दिया तो इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो ये होगा सुरधन इंद्र, सुरधन इंद्र। तो यहाँ पर सुरधन इंद्र है तो ये जो रा है, रा, रा को जब तोड़ेंगे तो रा हलंत प्लस आ प्राप्त होगा, ठीक। तो यानी आ तो मिल गया, अब आ के बाद अगर ई आएगा तो ए बनेगा, तो आ के बाद ई आया है, रा को जब तोड़ेंगे तो रा हलंत प्लस आ होगा, तो आ के बाद अगर ई आ रहा है तो ए बनेगा, तो सुरधन इंद्र सुरेंद्र। फिर आपको देवेंद्र का जब तोड़ेंगे तो देवधन इंद्र हो जाएगा, तो देवधन इंद्र हो जाएगा। यहाँ पर वाह है तो वाह को जब तोड़ेंगे तो वाह हलंत प्लस आ आएगा, तो यानी आ के बाद क्या आ रहा है, ई आ रहा है। आ के बाद यहाँ पर वाह को तोड़ेंगे तो वाह हलंत प्लस आ आएगा, तो आ के बाद अगर ई आता है तो ए बनता है, तो देवधन इंद्र देवेंद्र हो जाएगा। उसी तरह से देखेंगे कि जब इसे तोड़ेंगे परोपकार को, पर धन उपकार हो जाएगा, पर धन उपकार। तो फिर वही रा वाली बात आई कि रा को जब तोड़ेंगे तो रा हलंत प्लस आ आएगा, रा हलंत प्लस आ। तो ये आ जो लास्ट में है इसके साथ अगर उ जुड़ता है, क्या जुड़ता है, उ, तो क्या बनता है, ओ बनता है। यहां पर बताया ना कि ओ बनता है। तो पर धन उपकार तो परोपकार हो जाएगा, यानी आ के साथ अगर उ जुड़ता है तो ओ बनता है। फिर इसी तरह से सूर्योदय हो जाएगा, सूर्य धन उदय, या है या हलंत प्लस आएगा, तो फिर इसमें भी आ के बाद उ आ रहा है तो ये ओ बन जाएगा, तो ये भी हो जाएगा सूर्योदय। अब देखिए अगर आ के बाद ई हो गया तो ए बना, आ के बाद उ हो गया तो ओ बना ये वाला। अगर आ के बाद री आएगा तो क्या बनेगा, अर बनेगा, अर, अर यानी आप समझ सकते हैं या तो रेफ वाला रा इसे बोलते हैं, जो सूर्योदय में भी है। यहाँ पर देखिए देवर्षि में है और सप्तर्षि में है, ये जो है ऊपर वाला रा है, इसे रेफ वाला रा या उड़ंतुआ रा भी बोलते हैं। तो जब इसे देखेंगे वा जो है देवधन ऋषि, देवर्षि को तोड़ेंगे देवधन ऋषि, तो वा जब तोड़ेंगे वा को तो होगा वा हलंत प्लस आ, तो इसमें भी आ रहा है। आ के बाद री आएगा तो क्या बनेगा, अर बनेगा, तो यहाँ पर देवधन ऋषि तो देवर्षि हो जाएगा, ठीक। यही मिलेगा तो यही रा का उच्चारण होगा, देवधन ऋषि देवर्षि। उसी तरह से सप्तधन ऋषि, तो यहाँ पर आ है ता हलंत प्लस आ, ता को तोड़ेंगे तो ता हलंत प्लस आ आएगा, फिर आ से जोड़ देंगे इसको, री को। जब आ से री जुड़ता है तो अर का उच्चारण होता है, अर का मतलब आधा रा या उड़ंतुआ रा का उच्चारण होता है। तो देवधन ऋषि देवर्षि हो गया, सप्तधन ऋषि सप्तर्षि हो गया। उसके बाद अगर आया आ के बाद री आता है तो अल का उच्चारण होता है, अल का उच्चारण होता है यानी आधे ला का उच्चारण होता है, ठीक। तव तवलकार को जब संधि विच्छेद करेंगे तो तव धन रिकार होगा, तव धन रिकार, वाह है, इसको जब तोड़ेंगे तो वाह हलंत प्लस आएगा, तो आ के बाद अगर री आता है तो मैं बताया आधा ला या अल होता है, ठीक, उसका उच्चारण अल होता है और लिखा जाता है आधा ला। तो तवल्लकार यानी तव धन रिकार, आ के बाद री आ रहा है तो यानी आधा ला जुड़ जाएगा, तो तव धन रिकार, री हट जाएगा आधा ला जुड़ जाएगा, तो तवल लकार। उसी तरह से मम धन लकार, ममल लकार, मम धन रिकार, रिकार, आ के बाद री आएगा तो अल होगा, तो यहाँ पर आधा ला जुड़ गया। अब आप इसे ट्रिकी रूप से कैसे समझेंगे कि गुण संधि में इसमें जितने भी उदाहरण आपको दिख रहे हैं, उदाहरण से ही पहचानना है कि कैसे क्या है, इसमें कौन सी संधि है। यहाँ पर आपको देखिए, यहाँ पर एक ही मात्रा दिख रही होगी, यानी एक एक मात्रा, एक मात्रा, एक मात्रा, उड़ंतुआ रा और आधा ला, ठीक। जिस भी शब्द में अगर आपको संधि पूछता है और उसमें आपको देखने को मिल रहा है एक एक मात्रा, यहाँ पर भी एक मात्रा है, यहाँ पर भी एक मात्रा है, यहाँ पर भी एक ही मात्रा है, आप या तो ये बोल सकते हैं या तो ए आए बीच में यानी ए की मात्रा हो, ओ की मात्रा हो, या उड़ंतुआ रा हो या आधा ला हो, जिस भी शब्द में, तो उसमें कौन सी संधि होती है, गुण संधि होती है। यण संधि पे समझ लेते हैं, यण संधि से कैसे होगा। यण संधि का नियम होता है कि जब कभी भी ई उ रील री, ई उ रील री के बाद अगर असमान स्वर आता है, असमान स्वर का मतलब ई उ रील री के बाद ई उ रील री ना आए, बाकी कोई दूसरा आ सकता है। तो जब भी ई उ रील री के बाद असमान स्वर आता है
तो ई का या में परिवर्तन हो जाता है, ऊ का वा में परिवर्तन हो जाता है, री का रा में, री का और ला में। ठीक। और इसमें एक चीज आप ध्यान रखेंगे, या वा और रा के साथ हमेशा अधूरा वर्ड लगा रहता है। ये इसे पहचानने में आपको मदद मिलेगी। जैसे आप देख लेंगे यड़ संधि में जितने उदाहरण हैं उसमें या व रा के साथ हमेशा कोई ना कोई अधूरा वर्ड जुड़ा रहेगा, जिससे आप पहचान सकते हैं कि ये जड़ संधि है। यहाँ पर देखिए, इत्यादि में या के साथ आधा ता जुड़ा है, प्रत्येक में या के साथ आधा ता जुड़ा है, यानी या व रा के साथ अधूरा वर्ड जुड़ा रहेगा, ला के साथ नहीं, केवल या व रा के साथ। या में एक ता जुड़ा है आधा, यहाँ पर देखिए वा में आधा सा जुड़ा है, यहाँ पर वा में आधा धा जुड़ा है। यहाँ पर ये जो त्रा दिख रहा है, त्रा आपको, यानी त्रा का जब आप तोड़ेंगे त्रा को तो हो जाएगा ता हलंत प्लस रा हो जाएगा। तो यानी रा में कौन जुड़ा है, आधा ता जुड़ा है। ठीक। तो इससे आप समझ सकते हैं कि अगर या व रा के साथ अधूरा वर्ड आपको लगा दिखाई दे रहा है तो बिना कुछ सोचे आप बता दीजिए कि ये यड़ संधि है। तो यड़ संधि का नियम क्या होता है, जब कभी भी ई ऊ रील री के बाद कोई असमान स्वर आता है तो ई का या, ऊ का वा, री का रा, री का ला हो जाता है, और इसमें हमेशा या व रा के साथ अधूरा वर्ड जुड़ा रहता है। यहाँ पर हो गया इत्यादि। ठीक। तो इसका संधि विच्छेद होगा इति धन आदि, इति धन आदि। यहाँ पर ता पर छोटी की मात्रा यानी ई है। ठीक। ई है, और उसके बाद असमान स्वर। असमान स्वर का मतलब ई ऊ रील री को छोड़ करके कोई भी आ जाए तो असमान स्वर बोल रहा है। तो यहाँ पर आ आया है तो ई के बाद आ आया है, मतलब आसमान स्वर आया है, तो क्या बनेगा, या बनेगा। तो यहाँ पर इति धन आदि का इत्यादि हो गया, प्रतिधन एक का प्रत्येक हो गया, यानी ई के बाद फिर यहाँ पर ए आया है तो आसमान स्वर है, तो ई किस में बदलता है, या में बदलता है। ई किस में बदलता है, या में। यहाँ पर भी ई था, यहाँ पर भी ई था, तो यहाँ पर भी या में बदला, यहाँ पर भी या में बदला। ठीक। उसके बाद स्वागतम दिया है, स्वागतम, इसमें देखिए ऊ के बाद क्या आया है, असमान स्वर आया है, तो ऊ किस में बदलता है, वा में बदलता है। तो ये जो ऊ है ये वा में बदल गया। अगर हम सु को तोड़ेंगे तो ये होगा सा हलंत प्लस ऊ, तो ऊ किस में बदल गया, ऊ तो बदला है, इसमें वा में बदला है, ऊ वा में बदला है, तो ये हलंत सा बचा, तो इसलिए आधा सा हो गया, स्वागतम। सुधन आगतम स्वागतम। फिर इसी तरह से मधुधन अरि, यानी ऊ के साथ अगर कोई असमान स्वर आता है तो वह बन जाता है, मधुधन अरि मध्वरि हो गया। इसी तरह से पित्राज्ञा यहाँ पर दिया है, पित्राज्ञा यानी री, यहाँ पर देखिए जो पितृ लिखा जाता है, पितृ, पितृ में नीचे ता पर जो लगा रहता है इस तरह से, ये री की मात्रा होती है, तो इसे आप री समझेंगे, यानी री के बाद अगर कोई असमान स्वर आता है तो वो रा में बदल जाता है, रा में। तो यहाँ पर पितृधन आ गया, पित्राज्ञा हो गया। लृधन आकृति लाकृति, जब भी लृ के बाद कोई आसमान स्वर आएगा तो ला में बदल जाएगा, तो लृधन आकृति लाकृत हो गया। यड़ संधि में नियम भले इतना है, लेकिन अगर आपको केवल डायरेक्ट बताना है कि इसमें कौन सी संधि है तो आप ये देखेंगे कि या व रा के साथ क्या कोई अधूरा वर्ड जुड़ा है, तो इसके साथ अधूरा, या के साथ अधूरा वर्ड, या के साथ अधूरा वर्ड, वा के साथ अधूरा वर्ड है, वा के साथ अधूरा वर्ड है, यहाँ पर रा के साथ अधूरा वर्ड है, और यहाँ पर ला वाले का काम नहीं करता, केवल या वा रा के साथ। तो इससे आप पहचान सकते हैं कि ये यड़ संधि है। अयादि संधि समझ लेते हैं। अयादि संधि में अधिकतम केवल 3 ही अक्षर का आपको शब्द दिया रहेगा, जैसे हो गया शयन, हो गया नायक, हो गया पवन, हो गया पावन, हो गया। तो ये देखिए सब 3 ही अक्षर के शब्द हैं। तो अयादि संधि का तो ये नियम हो गया कि अधिकतम 3 अक्षर का शब्द हो सकता है, तो एक ही नियम से कुछ नहीं होगा, आगे भी समझिए। इसमें ये बोलता है कि जब कभी भी ए ऐ ओ औ के बाद असमान स्वर आए, तो इसमें असमान का मतलब क्या है कि ए ऐ ओ औ के बाद ए ऐ ओ औ ना आए, बाकी कोई दूसरा आ सकता है। तो ए ऐ ओ औ के बाद अगर असमान स्वर आता है तो ए का उच्चारण ऐ की तरह से होता है, ऐ का उच्चारण आय, औ का उच्चारण औ, ओ का उच्चारण औ का उच्चारण आओ होता है। ठीक। जब भी ए ऐ ओ औ के बाद ए ऐ ओ औ के बाद आसमान स्वर आता है तो एक ए आय में बदलता है, ऐ आय में बदलता है, ओ औ में बदलता है, औ आओ में बदलता है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, जब इसे बोलेंगे तो उच्चारण आपको सेम मिलेगा। शयन, आय आय आ रहा है, सय सय,
तो अय इसमें आ रहा है, तो आप समझेंगे कि जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो इसमें ए की मात्रा लगेगी। इसमें नायक, नाय यानी आय आ रहा है, आय, नाय, आय। तो यहाँ पर समझेंगे कि जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो अ की मात्रा लगेगी। यहाँ पर पवन है, पव, पव, तो इसमें उच्चारण में अव आ रहा है, अव आ रहा है, तो आप समझेंगे कि ओ की मात्रा लगेगी। पावन, पावन जो है इसमें आव आ रहा है, पाव, पाव, तो इसमें अ की मात्रा लगेगी। तो इसका संधि विच्छेद जब करेंगे, आप समझ रहे हैं कि शयन, शयन में अ आ रहा है, तो यानी ए की मात्रा लगेगी। सय धन अन, सय धन अन, नय धन अकह। ठीक, यहाँ पर देखिए अगर इस तरह से ऊपर जाना रहेगा तो ए की मात्रा है तो अ इसमें जुड़ जाएगा, ए की मात्रा है तो अ जुड़ जाएगा, तो यानी शयन हो जाएगा। अ की मात्रा है तो आय जुड़ जाएगा, तो नय धन अकह नायकः। अगर नय, नय धन अक है तो नायक होगा। फिर इसके यहाँ पर पव धन अन है तो पवन होगा, यानी ओ जो है ओ का उच्चारण अव की तरह से होता है। तो ये जो ओ की मात्रा है ये किस में बदलेगी, अव के उच्चारण में बदलेगी, अव के, तो ये हो जाएगा पवन। ये पव धन अन है तो ये पावन हो जाएगा। इस तरह से ये हो गया। अब एक तरह से आप ये समझ लीजिए कि दीर्घ संधि जो होती है इसमें हमेशा बीच में आपको बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ दिखेगा, तो आप उदाहरण देख करके बता देंगे कि ये दीर्घ संधि है। और गुण संधि में हमेशा एक ही मात्रा ऊपर दी रहेगी। यहाँ पर सुरेंद्र पर एक मात्रा है, देवेंद्र पर एक मात्रा है, परोपकार में एक मात्रा ऊपर है, सूर्योदय में एक मात्रा ऊपर है, और उड़ंतुआ रा रहेगा और आधा ला रहेगा। तो आप समझेंगे कि गुण संधि है। यण संधि में, यण संधि में हमेशा या व रा के साथ अधूरा वर्ड जुड़ा रहता है। अयादि संधि में अधिकतम 3 अक्षर आता है, और इसमें हमेशा अय, आय, अव, आव जैसा उच्चारण आता है। तो इससे आप समझेंगे कि ये अयादि संधि है। अब आपकी बचती है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि समझा देते हैं आपको। इतना समझ में आ गया होगा आपको। वृद्धि संधि क्या होती है? वृद्धि संधि में जब कभी भी आ या आ के बाद, आ या आ के बाद ए, ऐ, ओ, औ आता है, जब कभी भी आ या आ के बाद ए, ऐ, ओ, औ आता है, तो अगर ए, ऐ इसमें से आएगा तो इसमें बड़ा वाला होगा यानी अ होगा। ओ, औ में से कोई आएगा तो अव होगा। इसे अब उदाहरण से समझ लेते हैं। यानी आ या आ के बाद जब भी ए, ऐ, ओ, औ आता है, तो अगर ए, ऐ आएगा आ के बाद तो अ की मात्रा लगेगी, अगर ओ, औ आएगा तो औ की मात्रा लगेगी। तो यहाँ पर समझते हैं, जैसे आपको यहाँ पर दे दिया तथैव, ठीक, तथैव, तो इसका संधि विच्छेद होगा तथा धन एव, तथा धन एव। तो यहाँ पर देखिए आ है, मैं बोला आया आ के बाद अगर इनमें से कोई आता है तो अगर ए आया आता है तो अ होगा, ओ अव आता है तो अ होगा। तो यहाँ पर देखिए ए आया है, आ के बाद ए आया है, तो यहाँ पर अ की मात्रा लगी है कि नहीं, लगी है। तो तथा धन एव तथैव हो जाएगा। यहाँ पर आ और ए मिल करके अ का निर्माण कर रहे हैं, तो अ की मात्रा लगेगी। इसी तरह से आपको दे देता है महौषधि, महौषधि, ठीक। महौषधि का जब संधि विच्छेद करेंगे तो होगा महा धन औषधि। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो आ आया है, आ के बाद ए, ऐ, ओ, औ में से कोई आया है, हाँ आया है, औ आया है, औषधि आया है। तो यहाँ पर जो अव है, आ के बाद अगर ओ या औ आता है तो अव का ही मात्रा लगती है। तो यहाँ पर महाधन औषधि, महौषधि हो गया। तो देखिए गुण संधि में क्या होगा कि गुण संधि में हमेशा आपको एक मात्रा दिया हुआ मिलेगा, एक मात्रा उड़ंतुआ रा और आधा ला, ठीक। ये गुण संधि का नियम है पहचानने का। और वृद्धि संधि के पहचानने का क्या नियम है कि हमेशा आपको डबल मात्राएं दी रहेंगी। यहाँ पर जो लिखा था
तथैव, इस पर भी डबल मात्रा है तो आप कहेंगे कि ये वृद्धि संधि है। महौषधि, यहाँ पर देखिए डबल मात्रा है तो इसे कहेंगे कि ये भी वृद्धि संधि है। और अगर आपको देता है एकैक, एकैक देता है तो भी कहेंगे कि डबल मात्रा है तो यानी वृद्धि संधि है। तो उम्मीद है कि आपको संधि पूरा टोटल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं।